In this video, we are going to discuss about equivalence class. Equivalence class is not same as equivalence relation. First thing you should know that when we say equivalence class, then this equivalence class is not same as equivalence relation. Equivalence relation और equivalence class दो अलग अलग कंसेप्ट हैं. अगर एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, दे नॉट सेम, यू कैन से नॉट सेम, नॉट इक्वल टू कर देते हैं. इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या था? अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव. अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह सकते हैं दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस क्लास इज स्पेशल फॉर्म विद इन दिस इक्विवेलेंस रिलेशन. ये इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर ही एक अलग फॉर्म आती है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं. सो बिफोर डिस्कसिंग फॉर दिस इक्विवेलेंस क्लास वी नीड टू लर्न और नो सम न्यू टर्म्स लाइक पार्टीशन. पार्टीशन इन अ ग्रुप और इन अ सेट. एक पार्टीशन क्या होता है? सपोज देयर इज वन सेट ए having these elements 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now I am making some subsets out of this, or we can say I am making some partitions out of this. Partition, suppose first part out of these is this, having 1, 2 and 3. Part number 2, A2 is 4 and 5, and part number 3 is having element 6. तो partition A1, A2, A3 are parts, or we can say I have made partitions of this set A. इस set A के मैंने partition कर दिए. Partition में क्या हुआ? That I have made some subsets out of this, number 1. Number 2, there is no overlapping in these sets. मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक एलिमेंट जो यहाँ A1 में भी है और वो A2 में भी चला गया हो. लाइक 1, 2, 3 अगर A1 में आ गया तो 1, 2, 3 A2, A3 या किसी और पार्टीशन में नहीं है. A2 के जो एलिमेंट्स है 4 और 5 दे आर नॉट इन A3 और A1. जो A3 के एलिमेंट्स है 6 दे आर नॉट इन A1 और A2. तो एक परफेक्ट पार्टीशन हुआ. तो पार्टीशन कब होगा? जब हमने एक सेट के सबसेट्स बना दिए हैं such that there is no overlapping. We can say like if we find A1 intersection A2 then we are getting 5. If we find A2 intersection A3 we are getting 5. और अगर हम A1 A3 का कर रहे हैं तो 5. Means they all are disjoint sets. पार्टीशन में क्या हुआ? ये सब जितने भी पार्ट्स बनाए हैं हमने, इसके टुकड़े किए हैं, पार्टीशन किए, दे आर मेड डिसजॉइंट सेट. क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है. मैंने ये 3 लिए, फिर 2 लिए, फिर 1 लिए. मैं 2 पार्ट भी कर सकता था, एक में सिर्फ 1, 2, 3, एक में सिर्फ 4, 5, 6. वो भी पार्टीशन होता. तो कंडीशन नंबर 1 तो ये हुई है पार्टीशन की कि सभी के सभी डिसजॉइंट सेट्स हैं. कंडीशन नंबर 2 इज इफ यू फाइंड यूनियन ऑफ ऑल दीज पार्टीशंस, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, देन वी विल गेट दिस होल सेट अगेन. अगर हमने इन सबको कंबाइन कर दिया तो हम फिर से A ले सकते हैं. ये एक पार्टीशन का एग्जाम्पल हुआ. पार्टीशन का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक और एग्जाम्पल, सपोज देयर इज वन सेट R which have these elements 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ये पार्टीशंस. तो अब इसके मैं 2 पार्टीशन कर रहा हूं. A1 is having 1, 2, 3, 4 and A2 is 5, 6. It's not necessary कि मैं A1, A2 या R1, R2 में कुछ भी नेम इनको दे सकता हूं. Now what do we see? That A1 intersection A2 is 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, and A1 union A2 is same set R. Then we can say that A1 and A2 are partition sets. A1 and A2 are correct partitions, or we can say they are partition sets. ये हमने partition sets कर दिए. Now ये तो हुए partition sets. अब हम आते हैं relations में. In relation, especially we are talking about equivalence relation. अगर मैं equivalence relation के जो elements हैं, जो भी related elements हैं,
उस रिलेटेड एलिमेंट्स के अगर मैं पार्टीशंस करता हूं, इक्विवेलेंस रिलेशन में अगर मैं पार्टीशंस फाइंड करता हूं, सो ईच पार्टीशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। हर एक पार्टीशन होगा इक्विवेलेंस क्लास, ये एक क्लास माना जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास। इसको अभी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज स्कूल के स्टूडेंट्स के, हम एक पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के, स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका एक ग्रुप बना देते हैं। तो स्कूल के स्टूडेंट्स को अगर मैंने एक ग्रुप में खड़ा किया, सपोज एक स्कूल में 1200 स्टूडेंट्स हैं और इसमें से क्लास 11th के 100 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12th के भी 100 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10th सपोज here we have 50 स्टूडेंट्स एंड सो ऑन, और भी हो सकते हैं, क्लास 10th के मैंने लिख दिए। तो ये क्या हुआ है, अगर मान लीजिए कि ग्रुप में या प्लेग्राउंड में 1200 स्टूडेंट्स की एक कलेक्शन है और ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे, सपोज मैं एक ग्रुप बना रहा हूं और मैं ये कहता हूं कि ऑल स्टूडेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। वो रिलेशन क्या है, दैट दे आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस सेम स्कूल, वो एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये रिलेशन है। अब वो इक्विवेलेंस कैसे हुआ, अगर एक स्टूडेंट एक्स इस स्कूल में पढ़ रहा है जिसका मैंने कलेक्शन लिया, तो itself is also studying in the same group. If x and y are studying in my school, then y and x are also in my school. If x and y are in the same school, my school से which is the same school, अगर ये एक रिलेशन में है और y और z भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं, then we can say x and z are also in same school. तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब ग्राउंड में 1200 स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा कि क्लास 12th के सारे स्टूडेंट्स एक साथ आ जाइए। तो ये क्या हुआ, क्लास 12th के सारे स्टूडेंट्स एक साथ आ गए, क्लास 11th के अलग आ गए, क्लास 10th के अलग आ गए, ऐसे अलग अलग क्लास वाइज सब आ गए। तो ये एक्चुअल में क्लासेस बन गई हैं। इन क्लासेस की खास बात क्या है, हम देखें, जो स्टूडेंट इस सेट में होगा, इस ग्रुप में होगा, वो इसमें नहीं हो सकता। जो क्लास 12th के बैच में आ गया, क्लास 12th के ग्रुप में, वो 11th में तो हो नहीं सकता। जो स्टूडेंट क्लास 11th के ग्रुप के साथ खड़ा है, वो क्लास 10th में नहीं हो सकता। तो नंबर 1 कंडीशन क्या हुआ, एडजॉइंट वाली बात, जो हमने कहा था कि पार्टीशन में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, नो एलिमेंट इज कॉमन। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो इस ग्रुप को भी सेटिस्फाई करता हो, यानी कि इसके लिए भी एलिजिबल हो और इसके लिए भी एलिजिबल हो। नंबर 2, इफ वी फाइंड यूनियन ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स, जितनी भी पार्टीशंस मैंने किए, अगर मैं इन सबका यूनियन कर दूं, A1 A2 A3 जितने भी हो सकते हैं AN तक, और मुझे पूरा का पूरा सेट मिल गया इनिशियल वाला, तो ये एक परफेक्ट पार्टीशन हुआ। और ये जो मैंने A1 A2 A3 ग्रुप्स बनाए हैं क्लास वाइज, दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस ग्रुप, दिस सेट। अब हम इसको मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं। In question number 8 of exercise 1.1, relation R is given pair of AB such that A minus B is even and set is given to us as A 1 2 3 4 5. Now relation तो हम बना देंगे। अब इसमें हम देखें कि पेयरिंग किसकी होती है या इक्विवेलेंस क्लासेस किसकी बनती हैं। एक A1 सेट 1 3 और 5 ये हो सकता है, एक A2 सेट 2 और 4 हो सकता है। मैंने यही पर्टिकुलर क्यों लिया, मैंने 1 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं। अभी जो मैंने पीछे बात की थी वो एक जनरल बात थी, मैंने वैसे ही पार्टीशन कर दिया था। अब यहाँ हमने कुछ सोच समझ के पार्टीशन किया है। पार्टीशन कैसे किया है, जब हम इस रिलेशन को फॉर्म करते हैं तो देखिए पेयर क्या क्या बनेंगे, 1 1 1 3 1 5, ऐसे दो नंबर आउट ऑफ दीज विच गिव्स अस इवन आउटपुट, इवन नंबर आना चाहिए। और 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5 2 2 2 minus 2 is 0, 0 is also even number, 2 2 2 4 4 2 4 4, ये पूरा रिलेशन बनेगा। अब इस पूरे रिलेशन में अगर हम देखें, इस पूरे रिलेशन में अगर मैं कहता हूं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, या मैं कहता हूं सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर
रिलेटेड टू 1, वो एलिमेंट बताएं जो इस नंबर 1 से रिलेटेड हैं। अब 1 से रिलेटेड क्या क्या है, अब मैं देखूं 1 किस किस से रिलेशन बना पा रहा है। 1 का रिलेशन 3 से बना है या 5 से बना है, ये बना है। अगर क्वेश्चन होता सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 3, तो 3 का रिलेशन 1 के साथ हुआ, 3 इटसेल्फ के साथ हुआ और 5 के साथ हुआ। अगर क्वेश्चन होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 5, तो 5 1 5 3 5 5। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि ये 1 3 और 5 दे आर रिलेटेड टू ईच अदर ओनली। नो एलिमेंट ऑफ दीज 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 और 4। ये 2 और 4 आपस में रिलेशन बना रहे हैं, 1 3 5 आपस में रिलेशन बना रहे हैं। तो इस पूरे बड़े सेट के ये 2 पार्टीशन हो गए ना, पहले एक बड़ा एक छोटा पार्टीशन है, ये 2 पार्टीशन हो गए। देखें दोनों डिसजॉइंट है, यस, कोई पेयर कोई कहीं कॉमन नहीं है। देखें कि इसका कोई एलिमेंट यहाँ नहीं है, दोनों को मिला देते तो पूरा आर बन जाता है। इस पूरे आर के पार्टीशन हो गए हैं। तो अब इस सेट ए के पार्टीशन पर हम जा रहे हैं, इसकी क्लास बनाएंगे। यहां जब हमने कहा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू 1 या 3 या 5, इन सबका एक ही आंसर बन के आने वाला है, दिस इज 1 3 एंड 5। ये जो इतना बड़ा सेंटेंस लिखा गया है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू 1, इसी की शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे। ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जैसा हम क्लोज इंटरवल में लगाते थे वही सिंबल आता है। इस सिंबल का मतलब क्या हुआ, जब मैं ये 1 लिख रहा हूं, इसका मतलब मैथमेटिकली हुआ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो देखें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 3 तरीके से बात पूछी जा सकती है, एक ही बात को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। राइट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू 1, तो हमारा आंसर ये होगा, या राइट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो भी हमारा आंसर यही होगा, या सिर्फ बोल दिया राइट दिस, सिर्फ ये सिंबल बनाकर दे देंगे कि ये लिखो, तो भी हमारा आंसर ये होगा। तो जनरली मैथ्स की बुक में जो हमारी एक्सरसाइज है यहाँ पर इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये भी इक्विवेलेंस क्लास टर्म भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन के पूछने के 3 तरीके हुए। अगर हमसे बोला जाता है कि राइट दिस सेट, अब मैं 3 की बात कर रहा हूं, या इसी को बोला जाता है कि राइट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, मतलब एक ही है, या इसको सिंपल लैंग्वेज में विदाउट एनी मैथमेटिकल टर्म ये लिखा जा सकता है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 3। इन तीनों का मतलब एक ही है, और 3 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 3 और 5। अब जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, क्लास 12th के सारे स्टूडेंट्स ने अपनी एक क्लास बना ली, तो अगर मैं बोलता हूं कि एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, एक स्टूडेंट सी है, ये सब 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई ये पूछता है कि ए की कौन सी क्लास है, 12th है, इसकी कौन सी क्लास है, वो भी 12th है, सी की कौन सी क्लास है, ये भी 12th है, तो इन सबकी एक ही तो क्लास आने वाली है, क्योंकि एक ही क्लास में पूछ ये हैं। तो सेम अगर मैं यहाँ पूछता हूँ 1 की कौन सी क्लास है, यही है 1 3 5, 3 की कौन सी क्लास है, 3 की भी यही क्लास है, 5 की कौन सी क्लास है, ये भी एक ही क्लास है। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 विल गिव अस सेम आंसर। वी कैन से, क्योंकि एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं या एक ही क्लास के पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स है, तो 1 3 और 5 ये पूरा जो सेट है इस क्लास के, इसके किसी भी एलिमेंट की आप क्लास पूछेंगे तो आंसर यही निकल कर आना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5, ये सब एक ही बात है। अब ये तो हुए 1 3 5 बिकॉज दे वर रिलेटेड टू ईच अदर। 2 और 4 आपस में रिलेटेड है, ये दूसरा पार्टीशन हुआ 2 और 4। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इज दिस, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 इज ऑल्सो दिस। तो अगर क्वेश्चन आता है राइट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 2, यानी कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास लिखिए, दैट विल बी 2 4 सेट हुआ, यही है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है, या तो क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कि सिर्फ ये लिखिए राइट और ये ब्रैकेट बन गया 2, तो ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, हमसे पूछा गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो हमारा आंसर होगा 2 और 4। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे बोला जा सकता है, राइट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो भी हमारा आंसर यही होगा 2 और 4। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि यू हैव टू राइट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2, तो भी आंसर यही होगा 2,4। तो एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा सकता है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं वो 3rd फॉर्म में हैं जो पूछे गए हैं, लेकिन ये पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्म ये भी हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इज 2 4 2 4 2 4, या इक्विवेलेंस क्लास कहा जाए, या ये ब्रैकेट में ये सिंबल, ये भी इक्विवेलेंस क्लास ही है, इसको हमने मैथमेटिकली लिखा है। तो एक ही क्वेश्चन के 3 तरीके हो सकते हैं पूछने के। इक्विवेलेंस क्लास क्या हुआ? एनी पार्टीशन वैल्यू, कोई भी एक पार्टीशन हुआ, हमने मींस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब एक इंपॉर्टेंट बात और समझनी है, जब हम ये कहते हैं x एंड y इज एन ऑर्डर्ड पेयर विच इज इन रिलेशन r, इसी को मैं दूसरे तरीके से ये भी लिख सकता हूं दैट x r y। इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इसे हम बोलेंगे x इज रिलेटेड टू y। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं x इज रिलेटेड टू y। अगर x और y ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है लिखने का। जिसे अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि 1-3 का कोई रिलेशन है, 1-3 ऑर्डर्ड पेयर है, 1 इज रिलेटेड टू 3 बिकॉज दोनों का डिफरेंस इवन नंबर था। तो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता था कि 1 इज रिलेटेड टू 3, 1 3 से भी रिलेटेड है। अगर मैं ये कहता हूँ 3 इज रिलेटेड टू 5, यानी कि 3 5 का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, या इसको ये भी लिखा जा सकता है 3 इज रिलेटेड टू 5। ये भी एक लिखने का तरीका है। बट ये यहाँ तो चलो हम कैसे भी लिख सकते हैं, बुक में कई बार इस तरह का भी फॉर्म मिल सकता है। कई बार क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिलेशन होता है। जो काम यहाँ पर ये एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट बी या एक्स और वाई कर रहे हैं, अब वहां पर एक पेयर हो सकता है। एग्जाम्पल में ले रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सपोज क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कुछ इस तरीके का है, ए बी आर सी डी, C, D. AB is related to CD such that A plus D is equals to B plus C. ये एक रिलेशन डिफाइंड है इस फॉर्म का। तो यहां देखें, इफ यू कंपेयर विद दिस, अभी मैंने क्या कहा था कि ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, यहां इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसमें ये जो ए बी है ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट का काम कर रहा है, ये एलिमेंट का काम कर रहा है वाई। तो इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखता हूं तो ये लिख सकते थे कि x, y रिलेटेड टू r। अब मैं इसको अगर इसी फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा पहला पेयर ए बी इज रिलेटेड टू सेकेंड पेयर सी डी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन आर। लेकिन ये जो फॉर्म है थोड़ी सी कन्वीनियंट नहीं होती है, इसीलिए हम ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं जब एक पेयर का रिलेशन होता है। तो मैंने क्या बताया कि दोनों फॉर्म हो सकती है, दोनों एक ही बात है, लिखने का तरीका है अलग अलग। लेकिन इस फॉर्म को हम जब पेयर वाली फॉर्म होती है तो हम इस फॉर्म में नहीं लिखते, हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। ये भी रिलेशन को लिखने का तरीका हुआ। अब ये रिलेशन को समझते हैं। ए बी इज रिलेटेड टू सी डी वेयर ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। ये रिलेशन किस तरीके से दिया हुआ है? एक पेयर ए बी दूसरे पेयर सी डी के साथ रिलेशन में तब है जब ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। यहाँ रिलेशन बन कैसे रहा है? अगर हम रिलेशन को समझें तो जो दोनों के एंड वाले एलिमेंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर हैं, एक ए और डी, इन दोनों का सम, और जो ये दोनों के बीच वाले एलिमेंट्स हैं, मीन्स कह सकते हैं इनको, इन दोनों के सम के इक्वल है। इसको मैं नाम दे रहा हूं एक्सट्रीम्स, और इसको नाम दिया मीन्स, जो बीच में है, जो एक्सट्रीम पर है। यानी कि सम ऑफ मीन्स एक्सट्रीम्स इज सेम एज सम ऑफ मीन्स। सम ऑफ मीन्स रिलेशन क्या है? इन टू ऑर्डर्ड पेयर इफ सम ऑफ एक्सट्रीम इज सेम एज सम ऑफ मीन देन दे आर सेड टू बी रिलेटेड। अब इसका हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, कई बार स्टूडेंट्स इसको गलती से
ए की फॉर्म में ले लेते हैं, रिफ्लेक्सिव हम एक्स एक्स लिखते थे, यानी कि जो पहला एलिमेंट है पेयर है रिलेटेड होना चाहिए सेम पेयर से, तो ये ए बी आएगा, ए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक्स है, ये पूरा वाई है। रिफ्लेक्सिव में एक्स और एक्स सेम होना चाहिए, यानी कि पहला पेयर दूसरे पेयर का सेम होना चाहिए। इसको चेक करना है। कंडीशन क्या थी? सम ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम क्या है? एक्सट्रीम्स में है जो बिल्कुल एंड पर है, ये वाला एक्स ए और ये वाला बी, ए प्लस बी। और सम ऑफ मीन्स, ये मीन है जो बीच वाले हैं, ए और बी प्लस ए। क्या ये दोनों सेम है? यस, दे आर इक्वल। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है। तो क्योंकि सम ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू सम ऑफ मीन्स, देन दिस इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। अब हम इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने जा रहे हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि एक ऑर्डर्ड पेयर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यहां भी लिखने का तरीका क्या होगा? इफ वन पेयर, जिसको अभी हम एक्स कह सकते हैं, इज रिलेटेड टू सेकेंड पेयर सी डी, देन दे कैन इंटरचेंज। तो आप इसको एक्स वाई ना माने, एक्स ये पूरा एलिमेंट माने, वाई ये पूरा एलिमेंट माने, एक्स एंड वाई। इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई, देन वाई इज रिलेटेड टू एक्स। यही तो कंडीशन होती है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इफ ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, देन ऑर्डर्ड पेयर सी डी मस्ट बी रिलेटेड टू ए बी। अब जो हमने एज्यूम किया कि ये है तो ये होगा, इसकी कंडीशन को समझ लेते हैं। सम ऑफ एक्सट्रीम्स इज ए प्लस डी हेयर इक्वल्स टू सम ऑफ मीन्स बी प्लस सी। प्रूव क्या करना है? सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। क्या इससे हम ये लिख सकते हैं? देखते हैं। सी प्लस बी, यस, इसी को मैं लिख सकता हूं, सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए। बस लिखने का तरीका ही तो चेंज हुआ भाई, लेफ्ट इक्वल टू राइट तो राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो इससे मैंने अब क्या एम्प्लाई किया? आई कैन से सम ऑफ मीन्स यानी कि एक्सट्रीम सी डी इज सेम है सम ऑफ एक्सट्रीम्स, सम ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू सम ऑफ मीन्स ए बी। ये लिख दिया हमने। क्यों? सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए है, इसीलिए हमने प्रूव किया दैट दे आर सिमेट्रिक। क्योंकि जो रिलेशन एक्स और वाई बना रहे थे वही एक्स और वाई बना रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब इसी रिलेशन का ट्रांजिटिव समझना है। इफ ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, जैसे हम एक्स और वाई कहा करते थे, एंड इफ, दो कंडीशन हम लेकर चलेंगे, सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ, दूसरा पेयर। समझने के लिए वैसे हम कह नहीं सकते, बट हम मान लेते हैं इसको एक्स माना, इसको वाई माना, इसको वाई और इसको जेड लेकर चल रहे हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है? देन वी नीड टू प्रूव एक्स रिलेटेड टू जेड, यानी कि हमें प्रूव करना है ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। तो ये हमारा टू प्रूव वाला पार्ट हुआ। अगर हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है या चेक करना है तो ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? दैट सम ऑफ मीन्स एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू सम ऑफ मीन्स, इक्वेशन नंबर 1। अगर ये भी हम एज्यूम कर रहे हैं, दैट मीन्स सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सपोज दे आर गिवन, हमें प्रूव करना है रिलेशन ये। अब हम देखें कि इसमें क्या नहीं है, ए है, बी है, ई है, एफ है, सी और डी नहीं है। यानी कि इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मुझे ये प्रूव करना है जिसमें सी और डी नहीं हो। ये प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन ऐड दीज टू इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशन 1 and 2. So we will get a plus d plus c plus f equals to b plus c plus d plus e. तो यहां पर देखें d प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, c और d रह गया, a प्लस एफ इक्वल्स टू डी एन सी आर गॉन, b प्लस e. सम ऑफ मीन्स a related to this pair, sum of extremes a और f और means b और e. so ये हमने प्रूव कर दिया है। अगर हम इसको नाम दे रहे थे x और z, तो x और z रिलेशन में आ गया है। इफ एक्स वाई आर रिलेटेड, वाई जेड आर रिलेटेड, देन एक्स जेड आर ऑल्सो रिलेटेड। ए बी सी डी का पेयर है, सी डी ई एफ का पेयर, तो ए बी ई एफ का भी पेयर है। ये हमने प्रूव कर दिया।
दैट मीन्स वी हैव प्रूव दैट रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ, एनसीईआरटी में नहीं बट सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सिंस दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive also, that means this R is equivalence relation। equivalence relation। अब इसी क्वेश्चन की एक एक्सटेंशन जो कि बोर्ड में आई भी हुई है, इक्विवेलेंस क्लास के रिलेटेड भी आ सकती है। एक सेट, सपोज इसी सेट रिलेशन में हमें एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक का दिया हुआ या 9 तक का ले लिया। मान लीजिए रिलेशन इसमें से हमें देखना है और रिलेशन यही है दैट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी सच दैट ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। और क्वेश्चन पूछ लिया गया राइट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 कि इसकी इक्विवेलेंस क्लास बताइए। इसी को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता था, ये इतना सब कुछ नहीं लिखा जाता और सीधा लिख दिया जाता कि राइट दिस 2,5 एक एलिमेंट है, इसके ब्रैकेट बना दिया, यानी कि ये भी तो इक्विवेलेंस क्लास है। लिखने का दूसरा तरीका या तीसरा तरीका क्या हो सकता था, राइट ऑल सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स या ऑल दिस पेयर्स विच आर इन रिलेशन विद 2 और 5 या विच आर रिलेटेड टू 2 5। तीन तरीके हो गए, सिंबॉलिक फॉर्म, मैथमेटिकली टेक्निकली टर्म इक्विवेलेंस क्लास, या बोला जाएगा विच आर रिलेटेड टू 2 5, मतलब सबका एक ही है। अब हम इसके लिए रिलेशन को देखेंगे। अब मुझे पता नहीं कि क्या क्या रिलेटेड में है, सो लेट वन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, या मैं पी क्यू ले लेता हूं, पी क्यू इज इन रिलेशन विद 2 5, ये इसके रिलेशन में है, या फिर 2 5 इज रिलेटेड टू पी क्यू। बात एक ही है, हम कैसे भी ले सकते हैं। चलिए मैं इस तरीके से करता हूं। अब 2 और 5 रिलेशन में होंगे, इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ मीन्स एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू सम ऑफ मीन्स, यानी कि 2 प्लस क्यू सम ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू सम ऑफ मीन्स 5 प्लस पी। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो वी आर गेटिंग क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 3। तो हर वो ऑर्डर पेयर जहां क्यू माइनस पी 3 होगा वो इससे रिलेशन में आएगा, क्योंकि मैंने रिलेशन की कंडीशन से लिया। एक पेयर इससे रिलेटेड कब होगा, जब ये सेटिस्फाई होगा। ये कब सेटिस्फाई होगा, जब ये सेटिस्फाई होगा। ये कब सेटिस्फाई होगा, जब क्यू ग्रेटर है पी से 3 नंबर ज्यादा, यानी कि क्यू माइनस पी जब 3 आएगा। अब इस पूरे सेट ए में से ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं, एक 2 5 तो है ही, मैं 1 से स्टार्ट करता हूं। 1 अगर ये पी है तो क्यू इससे 3 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 4 होना चाहिए। अगर मैं अगला एलिमेंट 2 लेता हूं तो यहाँ 5 होना चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट 3 लेता हूं तो 3 प्लस 3 6 होना चाहिए। 4 के साथ 4 प्लस 3 7 होना चाहिए। 5 प्लस 3 8 होना चाहिए। 6 प्लस 9 होना चाहिए। 7 प्लस 10 नहीं, 7 और 10 नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ 10 नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ ए में से ही बताना था। ये गिवन सेट है अगर, तो ये 6 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बने जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, या हम कह सकते हैं कि 2 5 की ही क्लास में है। जो क्लास 2 5 की है वही 1 4 की है, वही 3 6 की है, वही 4 7 की है। ये एक इक्विवेलेंस क्लास बन गई है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस 2 5 या सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू 5। और अगर इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता राइट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5 तो है ही। अगर 2 5 ना पूछकर ये पूछा जाता इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1 4 तो भी मेरा आंसर यही होता। अगर पूछा जाता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 6 तो भी मेरा आंसर यही होता। इक्विवेलेंस क्लास 2 5 तो ये है ही, यानी कि वो सब पेयर्स मैंने, क्योंकि क्लास की जो रिलेशन की कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंगली एक रिलेशन स्टेब्लिश कर दिया, और वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जो इस रूल को सेटिस्फाई करते हैं आउट ऑफ दिस गिवन सेट ए वो सब ले लिए। तो ये एक इक्विवेलेंस क्लास हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया था ये लिखिए, और ये पूरा एक सेट आ गया है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड इन सेम गिवन रिलेशन। तो ये एक इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी में बहुत कम मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सीबीएसई में सर्च करेंगे तो आपको मिल सकता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल सकता है। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। सिंबॉलिक फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म या एक जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब राइट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। 3 तरीके हैं पूछने के, इस तरीके से पूछा जा सकता है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए जहां से भी मिलते हैं। नहीं मिलते हैं तो जो मैंने दिए हैं इनको कीजिएगा। कुछ और असाइनमेंट फॉर्म में दिए जाएंगे वो आप करिएगा। जहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल सकते हैं ये कीजिएगा बेस्ड ऑन दिस टर्म इक्विवेलेंस क्लास। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।